हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिण क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पॉलीवेलेंट एनायन और एम्फीप्रोटिक एनायन का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने फॉर्मूला निकाला था, जब पॉलीवेलेंट एनायन होता है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या निकाला, पीएच इक्वल टू हाफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेए। अगर यहाँ पे 3H प्लस दे रहा है तो pKa3 होगा, अगर 2H प्लस दे रहा है तो pKa2 प्लस log C होगा, राइट। और हमने यहाँ पे एम्फीप्रोटिक एनायन की बात की थी, तो एम्फीप्रोटिक एनायन में जो भी यहाँ पर एनायन होता है, एम्फीप्रोटिक एनायन, वो अपने पेरेंट एसिड के डिसोसिएशन की जिस स्टेप में होता है उसका पीके का एवरेज आपको लेना होता है, राइट। तो चलिए उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं। जैसे कि गिवन आपको कैलकुलेशन क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर Na3A सॉल्यूशन गिवन K1 K2 K3 आपको यहाँ पर एसिड के लिए गिवन है। तो N3A जब डिसोशिएट होगा तो क्या मिलने वाला है, 3Na प्लस प्लस A 3 माइनस। तो ये क्या है, पॉलीवेलेंट एनायन, राइट। तो पॉलीवेलेंट एनायन का पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa3 प्लस log C। बट इसके लिए कंडीशन क्या होती है, कब, when H1 इज लेस देन 10%। जब H1 10% से कम होता है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको H1 निकालना पड़ेगा। तो H1 किसके इक्वल होगा, रूट KH1 अपॉन C के इक्वल। क्या KH1 का वैल्यू आपको गिवन है, क्या नहीं गिवन है, तो आपको KH1 निकालना पड़ेगा। आपको रिलेशन बताया है KH1 इंटू KA3 किसके बराबर, KW के बराबर, KH2 इंटू KA2 किसके बराबर, KW के बराबर, एंड KH3 इंटू KA1 किसके बराबर, KW के बराबर। तो हमारे काम का तो यही वाला फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, KH1 किसके बराबर, KW अपॉन KA3 इंटू C। तो H1 विल बी इक्वल टू KW कितना है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 अपॉन KA3 कितना मिला आपको, 10 रेज़ टू पावर माइनस 9। C कितना है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, तो कितना होगा, 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। कितना बचेगा, 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 का रूट 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, यानी कितना है यहाँ पे 1%। तो क्या 10% से कम है, यस। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस H में से H को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज में लीजिए। तो pKw कितना होगा, 14 pKa3 क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka3 मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मींस 9। बस फॉर्मूला में वेरी पुट कीजिए, pH इक्वल टू हाफ pKw कितना 14 प्लस pK3 कितना है 9 प्लस log C कंसंट्रेशन कितना है 10 रेज़ टू पावर माइनस 1। तो 14 प्लस 9 कितना है 23 माइनस 1 22/2, यानी पीएच कितना मिल जाएगा आपको 11, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको कैलकुलेट पीएच ऑफ 1/20 मोलर KHC8H4O4 सॉल्यूशन। गिवन है आपको H2C8O4 H4O4 इज ए डाइबेसिक एसिड। इसका pK1 और pK2 का वैल्यू आपको गिवन है। ऐसे डाइबेसिक एसिड है मींस कितने H+ दे सकता है, 2H+। अभी यहाँ पे जो सॉल्ट है वो क्या है, KHC8H4O4। तो यहां से क्या बनेगा, K प्लस प्लस HC8H4O4 माइनस। तो इसका जो पेरेंट एसिड है वो आपको गिवन है क्या है, H2C8H4O4। और बोला है कि क्या डाइबेसिक, यानी कितने H+ दे सकता है, 2। तो जब फर्स्ट H+ देगा तो क्या बनेगा, HC8O4 H4 माइनस, और जब सेकंड H+ देगा तो HC8H4O4 माइनस से क्या बनेगा, C8H4O4 2 माइनस। तो ये 2H+ दे सकता है। तो यहाँ पे जो HC8O4 H4 है माइनस, वो H+ ले भी सकता है और H+ दे भी सकता है, यानी हाइड्रोलाइज भी हो सकता है और डिसोशिएट भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, एम्फीप्रोटिक एनायन। तो एम्फीप्रोटिक एनायन अपने पेरेंट एसिड के डिसोसिएशन की जिस भी स्टेप में होती है उसके pKa का एवरेज आपको लेना होता है। तो इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा, pKa1 प्लस pKa2/2। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन देने का कोई मीनिंग नहीं है। अगर कंसंट्रेशन गिवन नहीं होती तो भी आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। pK1 का वैल्यू कितना है 2.94 प्लस pK2 कितना है 5.44/2। तो आप इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा पीएच का। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको फाइंड पीएच रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग। 3 कंडीशन दे रखी है, उसमें पीएच किस तरीके से निकालेंगे वो फॉर्मूला आपको बताना है, यानी उसको फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट गिवन है आपको 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H3PO4 प्लस
100 ml of 0.1 molar NaOH, second given है 100 ml of 0.1 molar H3PO4 plus 200 ml of 0.1 molar NaOH, and third one is 100 ml of H3 0.1 molar H3PO4 plus 300 ml of 0.1 molar NaOH। तो फर्स्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, H3PO4 और NaOH, H3PO4 और NaOH आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे। अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे। पहले एक H+ को रिप्लेस करते हैं तो क्या बनेगा, NaH2PO4 प्लस H2O। क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, यस बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक NaOH रिक्वायर्ड था, एक ही Na यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। कितना गिवन है 0.1 100 ml यानी 10 मिलीमोल, ये कितना है 0.1 100 ml, ये भी कितना है 10 मिलीमोल, राइट। 1:1 का रेशियो है, ये 10 मिलीमोल है तो ये भी 10 मिलीमोल कंज्यूम होगा, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। यहाँ पर ये कितना प्रोड्यूस होगा 10 मिलीमोल, और ये भी कितना 10 मिलीमोल, ठीक है। अब जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, NaH2PO4। NaH2PO4 क्या होता है, एम्फीप्रोटिक एनायन। तो ये कौन सी स्टेप में आपको मिलेगा, H3PO4 जब डिसोशिएट होगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा H+ प्लस H2PO4 माइनस, सेकंड स्टेप में क्या होगा H2PO4 माइनस से H+ प्लस HPO4 माइनस बनेगा। तो जो H2PO4 माइनस है वो एसिड के डिसोसिएशन की कौन कौन सी स्टेप में मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस सॉल्यूशन का pH कितना होगा, pKa1 प्लस pKa2/2। जो भी वैल्यू आपको गिवन है K1 K2 का, उसके अकॉर्डिंग pK1 pK2 निकालेंगे और pH का कैलकुलेशन यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से इस सॉल्यूशन का आप pH यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड आपको गिवन है H3PO4 प्लस NaOH, कितना है ये 0.1 100 यानी कितना मिलीमोल 10 मिलीमोल, और ये कितना है 0.1 200 यानी 20 मिलीमोल, राइट। स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा NaH2PO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे 1:1 के रेशियो में रिएक्शन होगी तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 0, ये कितना 20 - 10 यानी 10 मिलीमोल ये बचने वाला है, और ये कितना प्रोड्यूस होगा 10 मिलीमोल एंड 10 मिलीमोल, ठीक है। अभी इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, यस है। क्या सॉल्यूशन में अभी भी बेस बचा हुआ है क्या, यस बचा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में अभी फर्दर रिएक्शन पॉसिबल है, NaH2PO4 प्लस NaOH। तो अब सॉल्यूशन में NaH2PO4 कितना है 10 मिलीमोल, NaOH भी कितना है 10 मिलीमोल, तो दोनों कंप्लीट रिएक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना बनेगा, एक OH माइनस एक H+ को पकड़ेगा तो क्या बनेगा Na2HPO4 प्लस H2O, राइट। तो यहाँ पे कितना बनने वाला है 10 मिलीमोल एंड 10 मिलीमोल। अब जो Na2HPO4 से क्या मिलेगा HPO4 माइनस, HPO4 माइनस भी क्या है एम्फीप्रोटिक एनायन है, राइट। तो एम्फीप्रोटिक एनायन है तो ये क्या कर सकता है H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है। अब HPO4 माइनस अपने पेरेंट एसिड H3PO4 के डिसोसिएशन की कौन कौन सी स्टेप में होगा, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो इसका pH कितना होगा pK2 प्लस pK3/2, राइट। तो ये आपको pH मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपको गिवन है 100 ml of 0.1 मोलर H3PO4 प्लस 300 ml of 0.1 मोलर NaOH। तो थर्ड स्टेप की बात की जाए H3PO4 प्लस NaOH, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा NaH2PO4 प्लस H2O। कितना है ये 100 ml 0.1 यानी 10 मिलीमोल, ये NaOH कितना होगा 0.1 into 300 मींस 30 मिलीमोल। तो यहाँ पे 1:1 का रेशियो में रिएक्शन होगी तो ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस ही हो जाएगा 0, ये कितना बचेगा 20 मिलीमोल, ये कितना प्रोड्यूस होगा 10 मिलीमोल, ठीक है। अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, अभी भी ये रिएक्ट कर सकता है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करा दें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पर Na2HPO4 प्लस NaOH क्या बनाएगा, सॉरी NaH2PO4 प्लस NaOH, तो क्या बना रहेगा Na2HPO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे कितना है 10 मिलीमोल ये है, 20 मिलीमोल ये है, तो ये हो जाएगा 0, ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस है, तो ये कितना बचेगा 10 मिलीमोल, ये कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे 10 मिलीमोल। अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है NaOH के साथ। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी
Na2HPO4 प्लस NaOH क्या बना लेगा, Na3PO4 प्लस H2O। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये कितना था 10 मिलीमोल, NaOH भी कितना है 10 मिलीमोल, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये प्रोड्यूस होगा 10 मिलीमोल। अब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है Na3PO4, Na3PO4 से क्या मिलेगा PO4 3 यानी पॉली वैलेंट एनायन, PO4 3 आपको यहां से मिलेगा पॉलीवैलेंट एनायन। अब यहाँ पे आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन। Na प्लस का तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, तो इसके लिए आपको पीएच का कैलकुलेशन क्या होगा, पॉलीवैलेंट अभी जस्ट बताया है, हाफ PKW प्लस PKA3 प्लस log C, जो भी इसका कंसंट्रेशन हो, ये कब लगाना है, व्हेन H इज लेस देन 10%, राइट। जो K3 का वैल्यू गिवन होगा उससे आप PKA3 निकालेंगे, कंसंट्रेशन कितना होगा, मिलीमोल कितना है यहाँ पे 10, ठीक है। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे इसका H3PO4 कितना लिया है 100 ml, NaOH का कितना लिया था 300 ml, तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना होगा 400, तो 1/40 मोलर यहाँ पे इसके PO4 3 का कंसंट्रेशन होगा। तो कंसंट्रेशन पुट कीजिएगा, K3 का वैल्यू पुट कीजिएगा, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10% से कम है तो आप ये फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर पीएच का कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बफर सॉल्यूशन। अच्छा, जब हमने यहाँ पे इनिशियली यहाँ पर पूरे टॉपिक लिखे थे तो वहां पे आपको बताया था कि बफर सॉल्यूशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दो टॉपिक हम यहाँ पर एक साथ बात करेंगे, बट आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब लगाना है और बफर सॉल्यूशन कब लगाना है उसमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। आपको बताया था जब आप वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं या वीक बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं या वीक एसिड के अंदर वीक बेस मिलाते हैं, तो जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा तो आप क्या करते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला कांसेप्ट अप्लाई करना है। तो वहां पे आपको 4 तरह के सॉल्ट बताए हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, राइट। तो जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, और जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो वहां पे हम बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो तो भी वहां पे सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर अगर वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या वीक बेस और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो आप क्या बोलते हैं वहां पे सॉल्यूशन कैसा होगा, बफर सॉल्यूशन होगा, राइट। तो बफर सॉल्यूशन अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, डेफिनेशन क्या होगी, बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिलाते हैं तो पीएच चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, या पीएच को चेंज होने से रोकता है। बफर सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन which resists the change in pH upon addition of small amount of acid or base। इसका मीन्स ये नहीं है कि वो pH को चेंज होने नहीं देता, pH तो डेफिनेटली चेंज होगा, बट जो pH चेंज हो रहा है उसका अमाउंट क्या होगा, बहुत कम होगा, pH कम अमाउंट से चेंज हो रहा होगा। अब कम अमाउंट हम किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, कि सपोज आपके पास कोई वीक एसिड का सॉल्यूशन है, आपने उसके अंदर HCl मिला दिया, तो हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड के रेस्पेक्ट में किसका pH आप लेते हैं, HCl के अकॉर्डिंग pH लेते हैं। यानी जब आपने सपोज यहाँ वीक एसिड की वजह से pH 6 से आपने उसके अंदर HCl मिलाया तो pH क्या हो जाएगा, 6 से शायद 1 तक चला जाए। तो pH में क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा चेंज होता है, बट जब आप बफर सॉल्यूशन के अंदर HCl मिलाते हैं तो pH में बहुत कम वेरिएशन आता है। वेरिएशन डेफिनेटली आएगा, बट वेरिएशन क्या आता है, कम आता है, pH में थोड़ा सा चेंज कम होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। अब ये बफर सॉल्यूशन pH चेंज को क्यों रेजिस्ट करते हैं उसकी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज एसिडिक बफर एंड सेकंड वन इज बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होगा, सॉल्यूशन में अगर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है। इसका मींस वीक एसिड, सपोज एग्जांपल देख लें, एसिडिक एसिड भी सॉल्यूशन के अंदर है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सॉल्ट CH3COONA, वीक एसिड भी है और उसका सॉल्ट भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर। HCN प्लस NaCN, वीक एसिड भी है और उसका सॉल्ट भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर। HCOOH, फॉर्मिक एसिड, वीक एसिड भी है प्लस इसका सॉल्ट भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो उसको हम यहाँ पे एज अ बफर सॉल्यूशन यूज में लेने वाले हैं। अब जो यहाँ पे नाम है एसिडिक बफर,
वो इसके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर है। यहाँ पे वीक एसिड है और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको एसिडिक बफर बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका पीएच एसिडिक रेंज में होगा, इसका पीएच लेस देन 7 या ग्रेटर देन 7 दोनों हो सकता है। बट यहाँ पे जो आपने नाम दिया है वो किसके बेसिस पे नाम दिया है, इसके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर। एसिडिक बफर में कॉम्बिनेशन क्या होगा, वीक एसिड होगा और उसका सॉल्ट प्रेजेंट होगा, राइट। बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एग्जांपल देख लें, NH4OH वीक बेस होगा, तो NH4OH के अलावा सॉल्यूशन में कैसा होगा, यहाँ पे NH4Cl भी प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो बेसिक नेम गिवन है वो किसके बेसिस पे गिवन है, कॉम्बिनेशन के बेसिस पर। पीएच से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका पीएच लेस देन 7 भी हो सकता है या पीएच ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है। तो एसिडिक बफर क्या होगा, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, और बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्यूशन विद स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। चलिए, तो इसमें अब हम पहला टॉपिक देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे। यस, अभी हमारे पास दो तरीके का कॉम्बिनेशन है, एसिडिक बफर है और बेसिक बफर है। दोनों का पीएच कैसे निकाला जाता है वो हम दोनों देखेंगे। पहला हम देखते हैं एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकाला जाता है। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन फर्स्ट, एसिडिक बफर, राइट। तो एसिडिक बफर क्या है, वीक एसिड है प्लस इट्स कॉम्बिनेशन विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, बफर सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एसिडिक एसिड का कंसंट्रेशन C1 है और सोडियम एसिटेट का कंसंट्रेशन C2 है, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर ये पॉइंट होपफुली क्लियर होगा कि जो सॉल्ट होते हैं वो 100% डिसोशिएट होते हैं और जो वीक एसिड होते हैं वो 100% डिसोशिएट नहीं होते। तो यहाँ पे जो सोडियम एसिटेट है वो तो 100% डिसोशिएट होगा, बट एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन 100% नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे डिसोसिएशन की बात करें सोडियम एसिटेट का, तो जब सोडियम एसिटेट डिसोशिएट होगा तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, सोडियम आयन प्लस एसिटेट आयन। तो यहाँ पे सोडियम एसिटेट का कंसंट्रेशन क्या था, C2। जब ये 100% डिसोशिएट होगा तो ये हो जाएगा 0, ये कितना बनेगा C2 और ये कितना बनेगा C2, राइट। तो सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन, सोडियम एसिटेट से एसिटेट आयन का कितना कंसंट्रेशन मिल रहा है आपको, C2। अगर हम जब एसिटिक एसिड की बात करें तो जब एसिटिक एसिड डिसोशिएट होगा तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, H प्लस एसिटेट आयन। क्या एसिटिक एसिड 100% डिसोशिएट होगा, नहीं। तो यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन है, C1 में से कितना कम होगा, C1 अल्फा, राइट। कितना प्रोड्यूस होगा, H प्लस C1 अल्फा, और एसिटेट आयन कितना प्रोड्यूस होगा, C1 अल्फा। अब देखिएगा यहाँ पे ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में है, तो ये तो 100% डिसोशिएट हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या होता है, सप्रेस होता है। तो इस एसिटेट आयन की वजह से इस एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन क्या होगा, सप्रेस होगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन कहां जा रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम सॉल्यूशन में एसिटेट आयन का टोटल कंसंट्रेशन की बात करें तो एसिटेट आयन का टोटल कंसंट्रेशन कितना होगा, कितना यहाँ पे लिख देते हैं C1 अल्फा, तो एसिटिक एसिड की वजह से प्लस C2, राइट। अब हम क्या बोलेंगे, इसका डिसोसिएशन 100% होगा बट इसका डिसोसिएशन 100% नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर इफ C2 is greater than C1 अल्फा, तो C2 प्लस अल्फा, C1 अल्फा में से आप क्या कर सकते हैं, C1 अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या बचेगा, C2 क्या है, एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर सॉल्यूशन में। अब अगर हम इस एसिटिक एसिड के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर आपको यहां से H प्लस निकालना है तो H प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, राइट। तो H प्लस यहां से निकालना है तो H प्लस आपको यहां से मिल जाएगा। एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा यहाँ पे, यहां से आप C1 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस अल्फा में से क्या करेंगे, अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, C1, और एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट कर देंगे आप, C2। अगर पीएच निकालना है तो पीएच निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लॉग। तो पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इंटू एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट
ion, then pH will be equal to negative log of log A into B, तो log A plus log B हो जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव लॉग ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन। तो नेगेटिव लॉग लेके आप वैल्यू पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, pH इक्वल टू pKa, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka को आप क्या ले सकते हैं, pKa माइनस लॉग ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन। अगर हम इसको उल्टा कर दें, इन्वर्स कर दें, तो इन पे क्या आ जाएगा, माइनस पावर आ जाएगा, माइनस पावर आ गया कि क्या हो जाएगा, प्लस लॉग सोडियम सॉरी एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड, राइट। तो दिस विल बी द पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। यहाँ पे आप क्या इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे एसिटेट आयन क्या है, सॉरी एसिटेट आयन किसका कंसंट्रेशन है, C2, यानी सॉल्ट का यहाँ पे पीएच कितना होगा, pKa प्लस लॉग C2 अपॉन C1, या फिर आप इसको बोल दें pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग C2 क्या है, एसिटेट आयन। एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड में क्या रिलेशन होगा, जो एसिटेट आयन है वो एसिटिक एसिड का क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली क्या बोलना सही होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, राइट। तो दिस विल बी द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखें, ये फॉर्मूला हमें कब मिल रहा है, जब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जब यहाँ पे क्या है, C2 का वैल्यू C1 अल्फा से ज्यादा है, तभी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एसिटेट आयन की जगह क्या पुट कर पा रहे हैं, C2 पुट कर पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एसिटेट आयन की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, C2 प्लस C1 अल्फा पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरली जो बफर सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस होता है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे जो आता है वो कहां से आता है, सॉल्ट से आ रहा होता है, राइट। फिर भी आपको कंसंट्रेशन के बेसिस पे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको यहाँ पे सॉल्ट से एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन लेना है या दोनों से लेना है, राइट। तो पीएच ऑफ एसिडिक बफर क्या होता है, पीएच प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिक बफर का पीएच कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेसिक बफर क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक बेस और उसका सॉल्ट भी प्रेजेंट हो। तो वीक बेस एग्जांपल ले लें NH4OH प्लस NH4Cl, राइट। NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन C1 ले ले, इसका कंसंट्रेशन C2 ले लें। अब ये तो क्या है, सॉल्ट है, 100% डिसोशिएट होगा, इसका डिसोसिएशन 100% नहीं होगा। तो जब अमोनियम क्लोराइड डिसोशिएट होगा तो क्या बन रहा होगा, अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस, तो ये C2 कंसंट्रेशन था, ये हुआ 0, ये कितना C2। और जब NH4OH डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। तो इसका कंसंट्रेशन कितना, C1 में से कितना कम होगा, C1 अल्फा एंड C1 अल्फा। सॉल्यूशन में जो टोटल अमोनियम आयन होगा वो यहां से भी आ रहा होगा और यहां से भी आ रहा होगा, तो इसको आप क्या ले लेंगे, C1 अल्फा प्लस C2, राइट। अगर यहाँ पे C2 का वैल्यू C1 अल्फा से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, C1 अल्फा प्लस C2 में से क्या कर सकते हैं, C1 अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये कितना बच जाएगा, C2 बच जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप क्या बोल देंगे, Kb क्या होगा, वीक बेस के लिए कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहां से भी आपका क्या करेंगे, C1 कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस अल्फा में से क्या करेंगे, अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपके पास Kb यहाँ पे अगर OH माइनस अगर निकालना है तो OH माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे Kb इंटू NH4OH अपॉन अमोनियम आयन। तो यहाँ पे अगर आपको POH निकालना है तो POH निकालने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग ले लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस, राइट। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लॉग भी अंदर ले लें, तो लॉग A इंटू बी क्या होगा, लॉग A प्लस लॉग B, माइनस भी अंदर भेज दीजिए, देन POH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kb नेगेटिव लॉग ऑफ NH4OH अपॉन NH4 प्लस, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ Kb को आप क्या लिख देंगे, PKb। यहाँ पे माइनस को हटाने के लिए क्या करें, इसको इन्वर्स कर दें, तो जो माइनस पावर होगी वो आगे आगे प्लस हो जाएगा। तो POH क्या हो जाएगा, यहाँ पर POH इक्वल टू PKb प्लस लॉग
NH4 प्लस अपॉन NH4OH, राइट। तो ये POH हो जाएगा किसका, बेसिक बफर का। इसे आप क्या लिख सकते हैं, POH विल बी इक्वल टू PKB प्लस लॉग अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे C2 अपॉन C1, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग जो अमोनियम आयन है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। सॉल्यूशन के अंदर इस अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। दिस विल बी द POH ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। pH आपको निकालना है तो pH कितना होगा 14 माइनस POH। यहां से आप ये जनरली हम 25 डिग्री सेल्सियस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, अभी हमने इससे पहले एसिडिक बफर के लिए निकाला pH फॉर एसिडिक बफर, pH कितना होगा pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। तो ये दो फॉर्मूला हम यहाँ पे बफर सॉल्यूशन के लिए यूज में लेने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला लेना है वो आप कॉम्बिनेशन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। अगर एसिडिक बफर है तो ये pH इक्वल टू PK प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, और अगर बेसिक बफर है तो POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस। ये वाले फॉर्मूले आपको यूज में लेने हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें, यहाँ पे जो ऊपर हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस की, और यहाँ पे ये कॉन्जुगेट एसिड। आपको सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं लेना है, हालांकि यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वही क्या है, अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन है। बट अगर सपोज आपको ऐसा दे दिया अमोनियम सल्फेट, तो अगर इसका कंसंट्रेशन C2 है तो अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, इसका डबल, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अमोनियम आयन बनेंगे ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप कंसंट्रेशन यूज में ले रहे हैं वो कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस का यूज में ले रहे हैं, ठीक है। मोर ओवर यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है इनको हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन, राइट। हेंडरसन H-ब्लेस इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन यहाँ पे इनको बोला जाता है, राइट। चलिए, तो बफर सॉल्यूशन का जो इक्वेशन है वो आपको पता होना चाहिए। एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला क्या है pH का, pH इक्वल टू PKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। जो कॉन्जुगेट बेस है वहां पे वो कंसंट्रेशन आपको सॉल्ट का नहीं लेना है, कॉन्जुगेट बेस का लेना है। सॉल्ट से जो भी कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा उसका कंसंट्रेशन। और जब आप बेसिक बफर की बात करेंगे तो pH कितना होगा, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे कोशिश करते हैं जानने का कि आपको बफर सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है। कि कंडीशन आपको गिवन है, एसिटिक एसिड एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर सोडियम एसिटेट है, आप क्या कर रहे हैं उसमें HCl मिला रहे हैं, ठीक है। तो 3 डिफरेंट कंडीशन गिवन है कि आपके पास सॉल्यूशन है उसमें 5 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट है, HCl कुछ भी नहीं है यानी 0 है। यानी ओवरऑल सॉल्यूशन में क्या बचा, सोडियम एसिटेट ही बचा, यानी सॉल्ट ही बचा। तो क्या सॉल्यूशन में कोई एसिडिक, इनकी रिएक्शन से एसिटिक एसिड बनेगा क्या? यहाँ पे जब अकेला सोडियम एसिटेट है, HCl नहीं है, तो ये तो बनने वाला नहीं है, राइट। तो अगर अकेला सॉल्ट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, राइट। यहाँ पे pH का फॉर्मूला क्या होगा, pH इक्वल टू हाफ, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10% से कम है तो pH कितना हो जाएगा, हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C, राइट। यहाँ पे अब हमने क्या किया, सोडियम एसिटेट 5 मोल था, सेकंड कंडीशन हम ले रहे हैं 5 मोल सोडियम एसिटेट था, उसमें आपने 3 मोल HCl मिला दिया। तो अब HCl क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट, और सोडियम एसिटेट क्या है, एक्सेस रिएजेंट। तो ये हो जाएगा खत्म, और 5 माइनस 3 यानी कितना मोल बचेगा यहाँ पे 2 मोल। अब जैसे यहाँ पे 3 मोल कम हुआ तो 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना मोल एसिटिक एसिड बनेगा, 3 मोल एसिटिक एसिड। तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, वीक एसिड भी प्रेजेंट है और उसका सॉल्ट भी प्रेजेंट है, यानी कॉन्जुगेट बेस भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाले हैं, बफर सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे बफर सॉल्यूशन आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो इसमें pH कितना हो जाएगा, pH इक्वल टू PKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे कौन होगा, एसिटेट आयन, एसिटेट आयन अपॉन कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, राइट। थर्ड कंडीशन आपको गिवन है 5 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट है, 5 मोल ऑफ HCl है, दोनों 100% रिएक्ट करेंगे, 0 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या बचा, 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 5 मोल ऑफ
NaCl। यहाँ पे 3 मोल ये भी बनेगा, बट ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो उसका पीएच में कोई रोल नहीं होगा, इनका कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो ये 5 मोल ये प्रेजेंट है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, यहाँ पे एसिडिक एसिड के अकॉर्डिंग, वीक एसिड के अकॉर्डिंग। तो वीक एसिड का पीएच आप क्या लेंगे, वीक एसिड का पीएच कितना होता है, हाफ pKa माइनस ऑफ log C। कंडीशन अल्फा जब 10% से कम होता है। यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10% से कम होगा, राइट। चलिए और कंडीशन देखते हैं। गिवन आपको अमोनियम क्लोराइड और NaOH की रिएक्शन से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। रिएक्शन तो आपको होपफुली क्लियर होगी। अब यहाँ पे दे रखा है एक सॉल्यूशन जिसमें 5 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड है। अभी आपने NaOH उसमें नहीं मिलाया, कोई NaOH नहीं है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, अकेला सॉल्ट होगा, ना तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा ना NaCl होगा। तो अगर अकेला सॉल्ट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में तो आप क्या लगाते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, राइट। यहाँ पे किसका सॉल्ट है, यहाँ पे वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका पीएच कितना होगा, हाफ pKw माइनस pKb माइनस ऑफ log C, राइट। यहाँ पे अब क्या किया आपने, 5 मोल के अंदर 3 मोल ऑफ NaOH मिला दिया है, तो ये होगा लिमिटिंग, ये होगा एक्सेस रिएजेंट। तो 5 माइनस 3 कितना बचेगा, 2 मोल, ये कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 5 में से कितना कम हो रहा है, 3 मोल कम हो रहा है, तो यहाँ पे 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग कितना मोल ऑफ NaOH बनेगा, 3 मोल NaOH बनेगा, राइट। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट भी प्रेजेंट है, यानी कॉन्जुगेट एसिड भी प्रेजेंट है और वीक बेस भी प्रेजेंट है। तो आप कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे बफर सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। कैसा बफर होगा, बेसिक बफर। देन POH विल बी इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अमोनियम आयन अपॉन कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम आयन अपॉन वीक बेस, राइट। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, 5 मोल दोनों के ले लिए, तो 100% रिएक्ट होंगे, दोनों हो जाएंगे 0। ये कितना बनेगा, यहाँ पे 5 मोल ये बनेगा एंड 5 मोल ये बनेगा, राइट। इधर भी 3 मोल NaCl बनेगा। यहाँ पे NaCl के बनने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन है, उन दोनों का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो वो पीएच पर कोई इफेक्ट डालने वाले नहीं है। पीएच आप किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में आप कौन बचा, केवल वीक बेस, तो वीक बेस के अकॉर्डिंग POH क्या हो जाएगा, जैसे आपने वीक एसिड के लिए पीएच निकाला है वैसे ही वीक बेस के लिए भी POH आप निकाल सकते हैं। POH विल बी इक्वल टू हाफ PKB माइनस ऑफ log C। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, वीक बेस के लिए। ये फॉर्मूला हमने डेराइव नहीं किया था, हमने वीक एसिड वाला डेराइव किया था, कौन सा, pH इक्वल टू हाफ pKa माइनस ऑफ log C। आपको बोला था जहां पे Ka है उसको आप Kb से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे जहाँ H है उसको OH से, तो POH इक्वल टू हाफ PKB माइनस ऑफ log C। ये फॉर्मूला आप सेम वैसा ही डेराइव कर सकते हैं जैसे हमने एसिडिक एसिड के लिए डेराइव किया था। तो सेम आप वही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, आपको ये फॉर्मूला मिल सकता है, डेफिनेटली मिल जाएगा, राइट। चलिए आपको 4 डिफरेंट कंडीशन दे रखी है, कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, वीक एसिड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या वीक बेस वाला लगेगा या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगेगा या बफर सॉल्यूशन लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपको गिवन है H2CO3 प्लस NaHCO3, इसको हम ऐसा ले सकते हैं H2CO3 प्लस SCO3 माइनस, राइट, ऐसा लिखा जा सकता है। Na प्लस का तो कोई यहाँ पे रिएक्शन होने वाला नहीं है, हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा। यहाँ पे जब NaCO3 वाटर में डालेंगे तो 100% डिसोशिएट हो जाएगा, क्या बना लेगा, HCO3 माइनस। अब H2CO3 और SCO3 माइनस में कोई रिलेशन है क्या, अगर हम यहाँ पे बात करें H2CO3 जब डिसोशिएट होता है तो क्या बनाता है, H प्लस प्लस HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। तो ये क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो आपको बोला था वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में एक H प्लस का डिफरेंस होता है, तो क्या दोनों में एक H प्लस का डिफरेंस है, यस। तो ये वीक एसिड हुआ है, कॉन्जुगेट बेस हुआ, सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, वीक एसिड भी प्रेजेंट है, उसका कॉन्जुगेट बेस भी प्रेजेंट है। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन होगी, क्या नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, ये वीक एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, बफर हुआ, एसिडिक बफर। तो पीएच कितना होगा, pKa प्लस log HCO3 माइनस। ये HCO3 माइनस आपको कहां से लेना है, सॉल्ट से, अपॉन H2CO3, राइट। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, यानी ये बफर सॉल्यूशन हुआ। सेकंड ये है आपको HCO3 माइनस एंड Na2CO3। HCO3 माइनस को आप क्या ले सकते हैं, NaCO3 को क्या ले सकते हैं, SCO3 माइनस, प्लस Na2CO3 को क्या लिख सकते हैं, CO3 माइनस, राइट। ये तो हमने H2CO3 के फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन की बात की। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन है, तो फर्स्ट स्टेप का क्या होता है, K1, और जब ये सेकंड स्टेप में डिसोसिएट होगा
तो ये क्या होगा Ka2। तो जब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस है तो यहाँ पे आप Ka1 यूज में लेंगे, जब सेकंड स्टेप का वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस। अब देखिए यहाँ पे SCO3 माइनस और CO3 दोनों में कितने H+ का डिफरेंस है, एक H+ का। अभी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें तो ये एक H+ दे रहा है, यानी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वीक एसिड की तरह। अगर ये वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा तो ये क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो क्या है, बफर हुआ, यस ये भी एसिडिक बफर हुआ। तो इसका पीएच कितना होगा, pKa2 प्लस, बिकॉज सेकंड स्टेप वाले बफर है ये, pKa2 प्लस log CO3 माइनस अपॉन SCO3 माइनस। CO3 माइनस का कंसंट्रेशन आप कहां से लेने वाले हैं, यहाँ पे सॉल्ट से Na2CO3 से लेने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट H3PO4 प्लस NaH2PO4 आपको गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें NaH2PO4 को आप क्या ले सकते हैं, H3PO4 प्लस H2PO4 माइनस, राइट। तो अगर हम यहाँ पे H3PO4 की बात करें, जब ये डिसोशिएट होगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, सेकंड स्टेप में क्या बनेगा, H2PO4 माइनस से H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस, एंड थर्ड स्टेप में HPO4 2 माइनस से क्या बनने वाला है, H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो यहाँ पे H3PO4 एंड H2PO4 माइनस है, H3PO4 एंड H2PO4 माइनस है, क्या इन दोनों में एक H प्लस का डिफरेंस है क्या, यस डिफरेंस है। यहाँ पे इस स्टेप में ये H प्लस दे रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, वीक एसिड की तरह, और यहाँ पे ये किसकी तरह, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो क्या ये एसिडिक बफर हुआ, यस एसिडिक बफर हुआ। तो इसका पीएच, ये फर्स्ट स्टेप है तो ये K1 होगा, K1, सेकंड स्टेप के लिए K2, थर्ड स्टेप के लिए K3। तो पीएच कितना होगा, pKa1 प्लस log कॉन्जुगेट बेस कौन होगा यहाँ पे, H2PO4 माइनस अपॉन वीक एसिड कौन होगा यहाँ पे, H3PO4, राइट। अब आपको कॉम्बिनेशन गिवन है NaH2PO4 एंड Na2HPO4, इसको आप कैसे ले सकते हैं, H2PO4 माइनस प्लस HPO4 2 माइनस। तो H2PO4 माइनस ये रहा और HPO4 2 माइनस ये रहा। तो इस स्टेप के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H प्लस दे रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, एज अ एसिड, वीक एसिड है तो वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा, और ये इसका इन दोनों के बीच में एक H प्लस का डिफरेंस है। तो HPO4 2 माइनस क्या होगा, H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, इस स्टेप के लिए पीएच क्या होगा, pH इक्वल टू pKa2। अब बिकॉज ये जो एसिड और कॉन्जुगेट बेस है सेकंड स्टेप वाले हैं तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्या यूज में लेंगे, pKa2 यूज में लेंगे, प्लस log H2PO4 माइनस, सॉरी प्लस log HPO4 2 माइनस अपॉन H2PO4 माइनस, राइट। अब हो सकता है आपको कॉम्बिनेशन और गिवन हो, सपोज गिवन है Na2HPO4 प्लस Na3PO4, राइट। तो यहाँ पे HPO4 माइनस एंड PO4 3 माइनस, इन दोनों के बीच में भी एक H प्लस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे HPO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस, ये क्या होगा, ये वीक एसिड होगा, और PO4 3 माइनस इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। तो अगर ये दो कॉम्बिनेशन गिवन है आपको तो इसके लिए पीएच कितना होगा, pKa3, बिकॉज थर्ड स्टेप वाले वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस है। तो पीएच कितना हो जाएगा, pKa3 प्लस log कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, PO4 3 माइनस अपॉन HPO4 2 माइनस, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, उसी के बेसिस पे आप यहाँ पर पीएच का कैलकुलेशन कर पाएंगे, राइट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। गिवन आपको H2CO3 और Na2CO3 कॉम्बिनेशन। अब डिफरेंट यहाँ पे मोल्स के बेसिस पे आपको बताना है कि कहां पर क्या कॉन्सेप्ट पीएच कैलकुलेशन के लिए लगने वाला है। तो अगर H2CO3 और Na2CO3 अगर प्रेजेंट है तो अगर हम इन दोनों की रिएक्शन कराना चाहें तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, मींस आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि आपके पास क्या प्रेजेंट है, H2CO3 प्रेजेंट है प्लस CO3 2 माइनस प्रेजेंट है। Na2CO3 को आप CO3 2 माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एज अ एसिड बिहेव करेगा और ये एज अ बेस बिहेव करेगा, ये H प्लस का डोनेशन करेगा, ये H प्लस को कैप्चर करेगा। तो यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन से क्या बनेगा, या तो ये दोनों, अगर इसने अगर दोनों H प्लस दे दिए तो अगेन वही कॉम्बिनेशन बन जाएगा, अगर इसने दोनों H प्लस दे दिए तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, H2CO3 प्लस CO3 2 माइनस। तो दो H प्लस देने से यहाँ पे रिएक्शन कुछ हो नहीं रही है, हम क्या करेंगे, एक H प्लस अगर इधर देंगे तो क्या बनेगा, HCO3 2 माइनस, राइट। ये एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, ये एज अ
बेस बिहेव कर रहा है तो ये एक H प्लस का डोनेशन करेगा, तो ये एक H प्लस गेन करके क्या बना लेगा HCO3 माइनस, और ये एक H प्लस लूज करके क्या बनाएगा HCO3 माइनस, तो टोटल HCO3 माइनस सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे यहाँ पर H2CO3 प्लस Na2CO3 क्या बनेगा HCO3 माइनस, यहाँ पे सोडियम भी है तो ये क्या बन जाएगा NaHCO3, तो 2 NaHCO3 यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पे आपको कितने कितने मोल्स दे रखे हैं उसके बेसिस पर कितने कितने मोल्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के होंगे, ये 1:1 रेशियो में रिएक्शन है तो ये दोनों हो जाएंगे 0। यहाँ पे क्या बनेगा 1 मोल ऑफ NaSCO3, तो अगर 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है तो इस सॉल्यूशन का पीएच आप कैसे निकालेंगे, सोचिए सोचिए, ये आपने पढ़ा हुआ है। SCO3 माइनस क्या है एम्फीप्रोटिक एनायन, एम्फीप्रोटिक एनायन क्या होते हैं जो H प्लस दे भी सकते हैं और H प्लस को ले भी सकते हैं, तो जो आपको बताया था कि यहाँ पर SCO3 माइनस प्लस Na प्लस इस तरीके से ये डिसोशिएट होगा, तो एम्फीप्रोटिक एनायन अगर प्रेजेंट हो तो एम्फीप्रोटिक एनायन अपने पेरेंट एसिड के डिसोसिएशन की जिस जिस स्टेप में होता है उस स्टेप का pK का एवरेज आपको लेना होता है। तो इसका पेरेंट एसिड कौन होगा H2CO3, H2CO3 दो स्टेप में डिसोशिएट होगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस, एंड HCO3 माइनस से H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तो दोनों स्टेप में, तो इसका पीएच कैसे निकालेंगे आप NaCO3 का, ये दोनों तो हो जाएंगे 0, बचा हुआ क्या होगा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका पीएच आप कैसे निकालेंगे pKa1 प्लस pKa2 बाय 2 से, राइट। यहाँ पे बात करें आपको 1 मोल ये दे रखा है और 2 मोल ये दे रखा है, तो ये तो है लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या है एक्सेस रिएजेंट, तो ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 1 मोल और यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे ये एज अ एसिड बिहेव करेगा, ये एज अ बेस बिहेव करेगा, तो ये क्या करेगा अपना एक H प्लस दे देगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी H2CO3 प्लस CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस क्या बनेगा इनकी रिएक्शन से SCO3 माइनस, राइट। तो इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है, तो ये तो हुआ खत्म 0, इसके 2 मोल में से कितना मोल कम होगा 1 मोल, इसका कितना बन जाएगा 1 मोल, तो फाइनली यहाँ पे 1 मोल बाई सोडियम कार्बोनेट और 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, क्या क्या प्रेजेंट है CO3 2 माइनस, Na2CO3 को आप CO3 2 माइनस लिख सकते हैं और NaCO3 को क्या लिख सकते हैं SCO3 माइनस, राइट। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है SCO3 माइनस और CO3 2 माइनस, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी जो सेकंड स्टेप है वहां पे SCO3 माइनस और CO3 2 माइनस दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये क्या होगा ये एज अ एसिड बिहेव कर रहा है और ये क्या होगा उसका कॉन्जुगेट बेस, तो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, सेकंड स्टेप वाला रिएक्शन है ये H2CO3 के सेकंड स्टेप का रिएक्शन, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे ये क्या होगा एसिडिक बफर और इसका पीएच कितना होगा pKa, कौन सा स्टेप सेकंड स्टेप प्लस लॉग CO3 2 माइनस अपॉन SCO3 माइनस, राइट। नेक्स्ट थर्ड आपको दे रखा है 2 मोल ऑफ H2CO3 है एंड 1 मोल ऑफ Na2CO3 है, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा ये एक्सेस रिएजेंट होगा, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2CO3 बचेगा ये 0 हो जाएगा और 1 मोल ऑफ NaSCO3 बचेगा, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन का क्या है H2CO3 प्लस SCO3 माइनस, NaCO3 को आप SCO3 माइनस देख सकते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप वाला H2CO3 और SCO3 माइनस ये एज अ वीक एसिड बिहेव करेगा, ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, तो ये भी क्या बन गया बफर सॉल्यूशन, कौन सी स्टेप वाला फर्स्ट स्टेप वाला, तो इसका पीएच कितना हो जाएगा pKa1 प्लस लॉग SCO3 माइनस अपॉन H2CO3, राइट। तो धीरे धीरे आप इन चीजों को समझ लेंगे और क्वेश्चंस कैसे सोल्व करना है वो भी आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा, राइट। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको, a certain buffer solution contain equal moles of X minus and HX, then calculate pH if Kb of X minus equal to 10 raised to power minus 10। तो पहले तो आपको बोल दिया है कि बफर सॉल्यूशन है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है, तो कॉम्बिनेशन क्या दे रखा है आपको HX प्लस X माइनस, ये तो क्या है H प्लस दे रहा है तो ये क्या हुआ एसिड, और यहाँ पर ये H एक H प्लस निकलने के बाद क्या बनेगा इसका कॉन्जुगेट बेस, तो ये क्या हुआ एसिडिक बफर हुआ, तो पीएच के लिए क्या फॉर्मूला होगा pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड कंसंट्रेशन। ठीक है, अब आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या दे रखा है Kb ऑफ X माइनस, अच्छा यहाँ पे
आपको क्या बहुत पता है कि जब HX डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा H प्लस प्लस X माइनस, तो ये क्या होगा वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। आपको Ka और Kb के बीच में रिलेशन बताया था वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में। Ka और Kb में क्या रिलेशन होता है, Ka इंटू Kb किसके बराबर, Kw के बराबर होता है। तो Kb का इंफॉर्मेशन अगर आपको दे रखा है कॉन्जुगेट बेस के लिए तो वीक एसिड के K का वैल्यू आप बता सकते हैं। तो K कितना हो जाएगा, Kw अपॉन Kb यानी 10⁻14 अपॉन 10⁻10 यानी 10⁻4 आपको Ka का वैल्यू मिलेगा। अगर Ka का वैल्यू 10⁻4 है तो pKa क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻4 मींस 4, राइट। तो pH कितना हो जाएगा, pK कितना है 4 प्लस लॉग, बोला है कि इनके मोल्स क्या है इक्वल, तो यहाँ पे इनके मोल्स अगर इसका मोल्स n है तो कंसंट्रेशन क्या होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। और इसका मोल्स भी क्या है n, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो दोनों के कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना, एक ही सॉल्यूशन के लिए बोला है। तो pH फाइनली सॉल्यूशन का क्या बन जाएगा, आपको 4 मिल जाएगा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको फाइंड pH, फर्स्ट दो कंडीशन गिवन है 0.1 मोलर H2CO3 प्लस 0.1 मोलर Na2CO3 एंड सेकंड वन इज 0.1 मोलर NaH2PO4 प्लस 0.1 मोलर Na3PO4। तो ये एग्जांपल अभी हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए वापस से देखते हैं कि पहले तो क्या है, बफर है क्या H2CO3 और Na2CO3, क्या दोनों में एक H+ का डिफरेंस है क्या, नहीं है। तो ये क्या करेंगे, एज अ एसिड बेस बिहेव करेंगे। तो फर्स्ट में क्या होगा H2CO3 प्लस Na2CO3 को आप क्या लिख सकते हैं CO3 2-, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये एज अ एसिड बिहेव करेगा, ये एज अ बेस बिहेव करेगा, तो ये H+ इसको देगा तो क्या बनेगा HCO3-, राइट। तो यहाँ पर ये कितना है 0.1 मोलर है, ये भी कितना है 0.1 मोलर, 1:1 का रेशियो है, बैलेंस इक्वेशन है 1:1 का रेशियो है, तो ये दोनों हो जाएंगे 0। यहाँ पे कितना बनेगा 0.1 मोलर। अब ये क्या बना एम्फीप्रोटिक एनायन, एम्फीप्रोटिक एनायन का पीएच आप कैसे निकालते हैं, तो एम्फीप्रोटिक एनायन जो होता है अपने पेरेंट एसिड के डिसोसिएशन के जिस जिस स्टेप में होता है उसके पीके का एवरेज आपको लेना होता है। तो ये कौन कौन सी फर्स्ट और सेकंड स्टेप में होता है, pK1 प्लस pK2/2 इसका पीएच हो जाएगा, राइट। तो कंसंट्रेशन का चाहे कुछ भी हो उस पर इसका पीएच डिपेंड नहीं करेगा, ये पॉइंट आपको बता चुके हैं। सेकंड आपको गिवन है क्या ये बफर है क्या NaH2PO4 और Na3PO4, क्या दोनों में एक H+ का डिफरेंस है क्या, नहीं है। तो ये बफर नहीं है, बफर नहीं है तो शायद इनके बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन हो सकती है। H2PO4 माइनस प्लस PO4 3-, तो ये एक H+ देगा, ये एज अ एसिड बिहेव करेगा और ये एज अ बेस बिहेव कर रहा होगा। तो ये H+ का डोनेशन करेगा, ये एक H+ एक्सेप्ट करेगा, तो जब एक H+ का डोनेशन होगा तो दोनों क्या बन जाएंगे यहाँ पे HPO4 2-, राइट। इससे एक H+ निकला तो इससे भी एक HPO4 2- बनेगा, ये एक H+ एक्सेप्ट करेगा तो भी एक HPO4 2- बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना है 0.1, ये 0.1, ये दोनों हो जाएंगे 0, ये कितना बनेगा 0.2 मोलर, राइट। अभी क्या है HPO4 2- H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है, ये क्या है एम्फीप्रोटिक एनायन, राइट। तो एम्फीप्रोटिक एनायन अपने पेरेंट एसिड के डिसोसिएशन की जिस जिस स्टेप में होता है उसके pKa का एवरेज आपको लेना होता है। तो इसका पेरेंट एसिड कौन होगा H3PO4, H3PO4 का स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन कीजिए तो आपको पता लगेगा कि HPO4 2- कौन कौन से स्टेप में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका pH निकाल सकते हैं pKa2 pKa3/2, राइट। यहाँ पे भी कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आती है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर होने का कोई मतलब नहीं है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट पीएच होता है इस सॉल्यूशन का, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनियम सल्फेट इन ग्राम व्हिच मस्ट बी एडेड इनटू 500 ml 0.2 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन टू यील्ड अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 9.3 pKb ऑफ अमोनिया आपको गिवन है। अब देखिए पहले तो आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के सोचने की कोशिश कीजिए कि ये कॉम्बिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगने वाला है। हालांकि बोल दिया बफर सॉल्यूशन बोल दिया है, तो कौन सा बफर होगा, एसिडिक बफर होगा या बेसिक बफर होगा। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, अमोनिया है NH3+। अब जब आप अमोनियम सल्फेट इस सॉल्यूशन के अंदर मिला देंगे तो वो तो 100% डिसोसिएट होने वाला है, तो उससे क्या मिलेगा अमोनियम आयन मिलेगा प्लस SO4 2- मिलेगा। इसका तो कोई यहाँ पे रिएक्शन में कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा, राइट, कोई यूज नहीं रहेगा। तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, उससे क्या मिलेगा आपको अमोनियम आयन, और अमोनिया सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट था तो अमोनिया क्या होगा वीक बेस होगा,
इन दोनों के बीच में एक H+ का डिफरेंस है, तो ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड, यानी ये क्या बन गया, बफर बन गया। कौन सा, बेसिक बफर। बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या है, POH। POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस, राइट। अब आपको पूछा गया है कि हम अमोनियम सल्फेट का कितना अमाउंट ग्राम में इस सॉल्यूशन में मिला है, कि सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाए, 9.3। अब फॉर्मूले में क्या है, POH, पीएच आपको 9.3 है, तो POH कितना होगा, 14 माइनस 9.3, ये मिल जाएगा आपको 4.7। इतना ही मिल रहा है, यस इतना ही है। पीकेबी का आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। अभी यहाँ पे ये जो रेशियो होता है वो किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो अभी हम इसमें फॉर्मूले में पुट करें, क्या आपको अमोनियम सल्फेट का कंसंट्रेशन गिवन है क्या, नहीं पूछा गया है। क्या आपको अमोनिया का कंसंट्रेशन गिवन है, यस। वीक बेस का कंसंट्रेशन आपको गिवन है अमोनिया का, राइट। तो यहाँ पे POH कितना हो जाएगा, PKB ऑफ अमोनिया प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस अमोनिया। तो POH कितना है, 4.7 इक्वल टू PKB 4.7 प्लस लॉग अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, अपॉन अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना है 0.2, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या किया था, कुछ अमाउंट इसका मिलाया था इस सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना रहेगा, 500 ml। सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई वेरिएशन होने वाला नहीं है। तो यहां से इसको इधर भेजें तो ये कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया 2 मोलर, राइट। 0 किसका लॉग होता है, 1 का, सॉरी यहाँ पे आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। किसका लॉग 0 होता है, 1 का लॉग 0 होता है। तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन अपॉन 0.2। तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन आपको सॉल्यूशन में कितना मिलेगा, यहाँ पर 0.2 मोलर, राइट। अब ये जो आपको पूछा गया है कि अमोनियम सल्फेट कितना मिलाया गया होगा, ये देखिए कि जो अमोनियम आयन आ रहा है, जब आप यहाँ पे बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस आपने एसिड लिया है वो कहां से लिया होगा, सॉल्ट से। वीक बेस के कॉन्जुगेट एसिड को तो आप नेग्लेक्ट कर देते हैं ड्यू टू लो कंसंट्रेशन। तो जो ये अमोनियम आयन आ रहा है वो कहां से आ रहा होगा, अमोनियम सल्फेट से, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट होता है। तो आप इसका ही यहाँ पे अमोनियम आयन यूज में लेंगे। तो अमोनियम सल्फेट से आ रहा है अमोनियम आयन। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ पर ये पता लग जाए कि मैंने कितना मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट मिलाया था, तो मैं बता पाऊंगा कितना मास ऑफ अमोनियम सल्फेट मिलाया गया होगा। अब अगर मुझे यहाँ पे अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन पता है, ये कहां से आ रहा है, इससे आ रहा है। तो अगर ये 0.2 मोलर यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना रहा होगा, 1:2 के रेशियो में रहेगा, क्योंकि अमोनियम आयन इसी से तो आ रहा है। तो अगर ये 0.2 मोलर है तो अमोनियम सल्फेट कितना रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन वाला, राइट। अब आपको अमोनियम सल्फेट का कंसंट्रेशन मिला, तो मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट कितना है, 0.1। मास ऑफ अमोनियम सल्फेट आपको बताना है। मोलर मास ऑफ अमोनियम सल्फेट कितना होगा, कैलकुलेट करें, कितना आ रहा है ये 98 प्लस 132 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml अपॉन 1000, राइट। तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा ये 66। तो यहाँ पे मास मिल जाएगा आपको अमोनियम सल्फेट का कितना 6.6 ग्राम। मीन्स यहाँ पे 6.6 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट मिलाया गया होगा। वो मिलाने के बाद सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाएगा यहाँ पे 9.3। क्लियर। तो आप क्वेश्चन को फिर से सोल्व कीजिएगा। अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज तक के लिए इतना ही काफी है। तो पहले जितना भी हमने कॉन्सेप्ट आज पढ़ा है उसको आप ठीक से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम जो और क्वेश्चन करेंगे वो आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।